दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से मोहम्मद गजनवी ने अपना भारत पर रेड की थी 17 बार। अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है भाई साहब प्लीज़ जाइए देखिए, है ना। पूरा का पूरा मोहम्मद गजनवी का वहाँ पे रिव्यू क्या है, बहुत अच्छे तरीके से किस प्रकार से उसने भारत पर रेड की थी, किस प्रकार से उसने मथुरा के 1000 से ज़्यादा टेम्पलों को तोड़वा कर एकदम नस्ते नाबूद कर दिया था। 50,000 से ज़्यादा हिंदुओं को उसने कत्लेआम मचा रखा था। उस समय खून की नदियां तक बह गई थी भाई साहब। और उसके समय पे जो भी आपके प्रसिद्ध आपके कवि रहे थे फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा लिखी, और अलबरूनी जिन्होंने क्या लिखी थी भाई साहब, बताया था ना, किताब उल हिंद, जिसको तहकीक हिंद भी बोला जाता है। उसके बाद भाई साहब यहाँ से ये तय हो गया था कि राजपूतों को हराया जा सकता है। मोहम्मद गौरी के अटैक होने से पहले ये बिल्कुल तय नहीं था कि राजपूतों को हराया जा सकता है। लेकिन अब मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया, उसके बाद मोहम्मद गौरी को पता चलता है कि हाँ भाई साहब हराया जा सकता है, क्योंकि राजपूतों में भाई साहब यूनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, तो अब होता क्या है कि अब मोहम्मद गौरी आते हैं, पूरा पूरा मतलब इंडिया पर अटैक करते हैं वहाँ से। तो 1175 में तो उन्होंने पहले अटैक करते हैं अपने मुल्तान पर, है ना। 1175 में अटैक करते हैं और वहाँ से क्या होता है, उनको थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, लेकिन ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। फिर 1178 में आते हैं भाई साहब भीम द्वितीय से, नायिका देवी जिनकी विधवा माँ ने भाई साहब ईंट से ईंट बजा दी थी मोहम्मद गौरी की, और वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 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 जैसे ही 1192 आता था इनका युद्ध, भाई साहब मोहम्मद गौरी बहुत सजा हुआ मतलब सदा हुआ इंसान था, जो कि हार कर जीतने वाला था ये। मतलब अपनी हार से बहुत कुछ सीखता था ये। और ऐसा इंसान कभी असफल नहीं हो सकता। ये जानता है कि हमें अब तक हमने क्या गलती की है और उस गलती से हमने क्या सीखा है, ये जानता था। इस इंसान से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। उसके बाद जो भी होता है जब बहुत सारे काम भी करता है ये, 2.5 दिन का झोंपड़ा भी बनवाता है आपका, और विश्वविद्यालय की भी निर्माण करता है। लेकिन कहाँ पर करता है भैया? अफगानिस्तान में करता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखते हैं भैया कि 15 मार्च, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी भाई, पूरी पूरी बायोग्राफी रिव्यू कर रखी है हमने इसकी, तो यार जाइए देखिए यार, है ना। तो 15 मार्च 1206 में क्या होता है, गजनी वापस जाते समय भाई साहब एक खोखर जनजाति होती है वहाँ का युवक आता है भाई साहब। जब ये नमाज पढ़ रहा होता है तो भाई साहब कत्लेआम कर देता है, इसका सर धड़ से अलग करता है। और उससे पहले क्या होता है कि इनके जो नीचे रहता है गुलाम, अच्छे गुलामों को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था ये मोहम्मद गौरी। उसका उनमें से एक गुलाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भाई साहब दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, और क्या करता है कि वो पूरा पूरा जो भी जब जाता है तो दिल्ली की पूरा पूरी जिम्मेदारी मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है आपके 1206 से लेकर 1210 तक रहता है। उसके बाद भाई साहब इनका भी एक गुलाम होता है। कौन होता है भैया? बिल्कुल इल्तुतमिश होता है। इल्तुतमिश को गुलाम कहा जाता है क्योंकि वो, देखो, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो था भाई साहब कौन था? बिल्कुल इल्तुतमिश। और आज हम इल्तुतमिश के एक गुलाम की बात करेंगे। बिल्कुल सही पहचाने आप। बायोग्राफी ऑफ गयासुद्दीन बलबन देखेंगे हम आज। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भानु प्रताप सिंह आप सब लोगों का फ्रीडम स्मॉल 9 पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों जिन्होंने अभी भाई फ्रीडम स्मॉल 9 को भी सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, क्यों यार इतना टाइम लगाते हो हैं? सब्सक्राइब करो यार, चैनल का ग्रोथ मत रोकिए, ग्रोथ करते रहिए लगातार। अपने फ्रेंड्स सर्किल में उसे शेयर करो और बोलो उनसे यार कि सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि इसका ग्रोथ रुक सा गया है भैया। बिल्कुल, एंड डेफिनेटली इंक्रीज योर नॉलेज विद अस। दिस इज भानु प्रताप सिंह, है ना। चलिए, और जो भी आज इनके बारे में देखें पूरा पूरा भाई साहब, इन्होंने तो देखो इल्तुतमिश, इसमें दो ही राजा जो सुल्तान थे, ऐसे जो शासक थे जो महत्वपूर्ण हुए, इनके बारे में पूछा जाता है। हर किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एक आपका बलबन हुआ, दूसरा आपका इल्तुतमिश हुआ, ठीक है। इन दोनों से ही पूछा जाता है। पूरा पूरा गुलाम वंश इन्हीं पर डिपेंड करता है ना। चलिए तो पहले देख लेते हैं मेजर डायनेस्टीज क्या क्या है इनकी। पहले भाई साहब आती है मेजर डायनेस्टी में आपकी स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम आज रिव्यू कर रहे हैं और इसका आज लास्ट होगा। इस पे स्लेव डायनेस्टी पे आज हमारा लेक्चर है, जो ये लास्ट लेक्चर है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है भाई साहब, बिल्कुल 30 से 35 मिनट का हो सकता है ना, क्योंकि
बहुत कुछ है यार इसके बारे में बताने के लिए। फिर उसके बाद बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी, भाई साहब बिल्कुल इनके बारे में भी जानेंगे। जलालुद्दीन फिरोज शाह जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी की आपकी तो जो भी है स्थापना की थी, उस 1290 से लेकर 1320 तक चला। फिर तुगलक डायनेस्टी आती है, 1320 से लेकर आपका 1412 तक चलता है। फिर आता है आपका सैयद डायनेस्टी, वो जो कि आपका 1414 से लेकर 1450 तक चलता है। लोधी डायनेस्टी जो कि 1451 से लेकर 1526 तक चलता है। आशा करता हूँ आप सबको अब तक ये रट गया होगा, है ना। अगर जो रेगुलर पढ़ रहा है भाई साहब, उसका मैं गारंटी ले रहा हूँ उसको रट जरूर गया होगा। ठीक। हमने अब तक गुलाम वंशों में किस किस के बारे में पढ़ा भैया? गुलाम वंश में हमने अब तक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, जो कि भाई साहब क्या होता है कि 1206 में अपनी गद्दी पर बैठता है। 1210 में चौहान के लिए इनकी भाई साहब की मृत्यु हो जाती है, और कुतुब मीनार की नींव भी यही डालते हैं। और कुतुब मीनार किसके पे याद में बनवाया गया था भाई साहब? कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए। इसीलिए बनाया गया है वो, वही है ना, कि आप लोग सवालों के जवाब दिया करो वहाँ पे, फालतू का कमेंट मत क्या करो। उसके बाद आराम से आते हैं, मुश्किल से 8 महीने चलते हैं। इनके बेटे होते हैं, चलने नहीं देते भैया इनके जिया जी, इनको आके हटा देते हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक चलते हैं भैया। उनके बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है भैया जी की। और बेड पर पड़े हुए बोलते हैं कि भैया अब मेरे बाद जो भी बनेंगे मेरी बेटी बनेगी रजिया सुल्तान, जो कि चालीसा दल को बिल्कुल भी, अच्छा चालीसा दल का भी गठन किसने किया था भाई साहब? इसने। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कि भाई साहब चालीसा दल को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर दिया था, बिल्कुल खत्म कर दिया था जड़ से, जिनके बारे में बिल्कुल गयासुद्दीन बलबन बिल्कुल पढ़ेंगे किस प्रकार से उन्होंने उनकी मतलब जड़ से ही खत्म कर दिया था। और उसके बाद आपके आते हैं रजिया सुल्तान, जो कि भाई साहब काफ़ी कुछ देखा था अपने लोगों ने, कि फिल्म कहानी भी देखी, और किस प्रकार से एक लेडी ने पूरा पूरा राज्य संभाल रखा था। पहली शासका थी और लास्ट शासका भी यही है। ठीक। सुल्तान रजिया सुल्तान, है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं मोइजुद्दीन बैराम शाह आते हैं, जो कि 2 साल तक रहते हैं। बहुत कामुक होते हैं यार ये लोग, इसीलिए इतना राज नहीं कर पाते हैं और डरपोक शायद होते हैं। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह, उसके बाद आपके नासिरुद्दीन महमूद, जो कि इतने ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ से गयासुद्दीन बलबन ने यहाँ से एंट्री कर ली थी अपनी। वो आ तो यहाँ से गया था, क्योंकि देखो गयासुद्दीन का ऐसा है कि पूरा पूरा जब ये खरीदा गया था गुलाम, ये भी गुलामी था उस समय, तो गुलाम की तौर पर खरीदा था इल्तुतमिश ने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने खरीदा था इसे। तो गयासुद्दीन को पता चल गया था कि भाई साहब हाँ इसमें बच्चे में कुछ तो है ऐसा खास, है ना। तो चलिए उन्हें भी क्या करते हैं कि ये लोग जब ये बनाता है चालीसा दल का गठन करता है, तो उसमें एक पद उसको भी दिया जाता है, और 40वां पद जो होता है वो बलबन का ही होता है। और किस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ से ऊपर आया, है ना। तो ये सब है भाई इनके बारे में, देखेंगे आज पूरा इनके बारे में भाई साहब, पूरा पूरा देखिए। क्षेत्र बड़ा था, पूरा यहाँ तक हो गया था इनका क्षेत्र, यहाँ तक कर दिया था उन्होंने, नीचे भी और कर लिया था, है ना। पूरा पूरा मैप अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, ठीक है, जब एक बार आप इसे पढ़ोगे। चलिए तो भैया स्टार्ट करते हैं गयासुद्दीन बलबन की कहानी। भाई साहब का जन्म के बारे में कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन तुर्कों में इसका जन्म होता है, ठीक है। तुर्क जाति में इनका जन्म होता है, और जो है इसका जो राज्य रहता है भाई साहब 65 लिखा है, आप लोग लिखना एक सेकंड। जो ये राज्य करता है 1266 तक, 66 में गद्दी पर बैठता है, लेकिन राज्य तो इसने बहुत पहले से शुरू कर दिया था, क्योंकि भैया इसे ये पता था कि क्योंकि जो बंदा आपको पता है ना जो सिस्टम में रहता है उसे सब कुछ पता चल जाता है ना। अगर आप किसी घर में रह रहे हो तो आपको अपने घर के बारे में सब कुछ पता रहता है कि इस घर में क्या चल रहा है और आगे भविष्य में क्या होगा, आपको पहले ही सॉरी पता रहता है। आप लोग उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं अपनी प्लानिंग वगैरह बनाते हैं भाई, ऐसा ही नहीं होता भाई। ठीक है। तो गयासुद्दीन जो बलबन है भैया वो एक अलवरी जाति का था, और जो बलबन जो बोलते हैं हम लोग को ख्वाजा जामुद्दीन बसरी खरीद कर दिल्ली लाया था। ख्वाजा कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि पूछा जाता है, ठीक है, नहीं पूछा जाता। ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी इसको खरीद कर दिल्ली लाया था, और इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर की विजय के उपरांत खरीदा था, उपलक्ष्य में खरीदा था। एक सेकेंड, है ना, अब आएगा। जो ग्वालियर की विजय थी
इल्तुतमिश ने की थी, उसमें जब उसने लगा कि हाँ बिल्कुल ये काम कर रहा है, तो वहाँ पे भी ये दिल्ली लेकर आया था। वहाँ पे कौन लेकर आया था? ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी जब उसको लेकर आया था। तो वहाँ से जैसे अब ये ग्वालियर को जीत कर लाता है भैया, तब वो जाकर कहीं ना कहीं गयासुद्दीन बलबन को खरीद लेता है। ठीक, उसके बाद जो ये होता है कि रजिया के शासन काल में क्या था कि बलबन की एक पोस्ट हुआ करती थी, क्योंकि चालीसा दल का जैसे ही गठन किया तो चालीसा दल में इसको कहीं ना कहीं एंट्री दे दी थी उसने। तो अब जब रजिया सुल्तान का शासन काल चल रहा था, तो उस समय जो अमीर शिकार की इसे भैया दे दी गई रजिया सुल्तान के राज्य में। ये इसकी पोस्ट हुआ करती थी उस समय, अमीर शिकार। मतलब जो भी आप लोग जब भी मतलब खाना, जो भी आपका खाना वगैरह होता है शिकार वगैरह का एक एरिया डेफिनेट रहता था उस समय। तो उस एरिया तक जो भी इसका वर्चस्व रहता था कि आप लोग केवल जो भी क्या बोलते हैं उसे, खाने के लिए जब आप लोग कहीं ना कहीं शिकार कर रहे होते हो, तो केवल आप इस एरिया तक जाओगे, वो करोगे, पूरा पूरा इसके अंडर कंट्रोल रहता था भाई साहब, है ना। उसके बाद कि जो आपका इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा दल का बिल्कुल गठन किया गया था भाई साहब ने बिल्कुल समाप्त कर दिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है आपकी पता है ना? ये कहानी शुरू होती है आपकी रजिया सुल्तान से, क्योंकि इसे पता चल गया था कि पूरा पूरा जो चालीसा दल है वही आपको बिल्कुल किंग मेकर है। पूरी शक्ति जो है वो आपकी चालीसा दल के अंदर है, जिसे तुर्कान चहलगामी भी कहा जाता है। पूरा पूरा शक्ति वही संभाल रहा है, वही बताएगा कि अगला राजा कौन होगा। उसके बाद डिस्कॉन यही बनाता है बलबन कि जो नेक्स्ट राजा होगा वो मोइनुद्दीन बैराम शाह होगा, बिल्कुल यही डिसाइड करता है भैया। और उसके बाद क्या होता है, अलाउद्दीन मसूद शाह आते हैं, नासिरुद्दीन मोहम्मद महमूद आता है, और महमूद के साथ में तो अपनी बेटी की ये शादी कर देता है भैया। पूरा यहाँ से इसकी पूरी सुल्तान की शक्ति इसके हाथ में थी। और तुर्कान चहलगामी को भी कंट्रोल कौन कर रहा था भैया? बिल्कुल यही आदमी कर रहा था भाई, है ना, कौन? बलबन। ठीक है, हाँ भाई, जिन्होंने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया भाई स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एग्जामिनेशन में इसका पूछा जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने वही लिखे हैं, बाकी सब कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो तो इस प्रकार से आपका जो है चालीसा उसे भी पता चलता है कि अगर मैं भी अगर इसे ख़त्म ना करूँ चालीसा दल को, तो ये कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे जैसा कि मैं इनके साथ अभी तक करता आ रहा हूँ और सुल्ताना के साथ में। तो उसने भाई साहब बिल्कुल वही किया जो करना चाहिए था, ख़त्म कर दिया इसे। एक एक देख, खुद तो मारेगा नहीं, दूसरों पे जाके मरवाया। इनकी धीरे धीरे इनकी पहले शक्तियाँ कम की, इनकी पोस्टों को पहले किसी जूनियर तुर्क्स को देता गया, और फिर धीरे धीरे उन्हीं जूनियर तुर्क्स पर भाई साहब तुर्कों के द्वारा इनको मरवाया। किसी का भाई साहब गर्दन उड़ा दी, किसी की भाई साहब फांसी लगवा दी, किसी की चमड़ी उधरवा दी। बहुत अलग अलग तरीके से भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था भाई साहब। एक राजा को या तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल होना चाहिए, या फिर एक राजा को बहुत ज़्यादा खतरनाक होना चाहिए। मतलब कोई इमोशनल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर इमोशनल है तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तब तो आपकी प्रजा खुश है। क्योंकि जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था भैया, किसका हाथ था पीछे बताएंगे आप? तो बिल्कुल चाणक्य। बिल्कुल देखेंगे एक दिन हम उनके बारे में। विष्णुगुप्त इनका बोला जाता है, कोई महेश गुप्त बोलता है, कोई विष्णुगुप्त, लेकिन विष्णुगुप्त ज़्यादा मान्य रहता है। लेकिन इनको जो बाद में इनको पहचाना गया वो चाणक्य के नाम से पहचाना जाता है भैया। दुनिया को सिखा दिया था कि किस प्रकार से राज्य करना है ना। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है भैया, बिल्कुल उनको राजा बनाया किसने? चाणक्य ने। जो धनानंद था ना, बहुत ज़्यादा आता था इधर, बहुत ज़्यादा बदमाश था। चले एक दिन हम पीछे वाला जब भी हिस्ट्री देखेंगे जरूर उनके ऊपर। तो भाई साहब ये कैसा राजा था कि देखो, ये इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है भाई साहब, आपको यही बता दूं कि इसका जो बड़ा बेटा था, जब बंगाल में 1279 में जब इसका युद्ध के दौरान जब इसका बड़ा बेटा मारा गया था मसूद, तब भी भाई साहब इसके चेहरे पे एक सेकंड नाम की चीज़ नहीं थी। तो आप लोग यहाँ से पता लगा सकते हो कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाद में देखो क्या होता है कि अगर आप अपनी कमजोरी किसी को दिखाओगे तो वो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएगा। ये बात बिल्कुल सही है ना। अगर आप लोग किसी को अपनी कमजोरी बताते जा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी का बाद में फ़ायदा उठाएगा, और वही फ़ायदा उठाने के बाद भाई साहब आगे वही तो होता रहा,
आगे सुल्तान ने तो वही तो किया था, लेकिन इसने वो नहीं किया। क्यों क्यों नहीं किया भाई साहब? उसको पता चल गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से सिस्टम में ही था भाई। यही तो फायदा होता है कि सिस्टम में आप लोग रह रहे हो तो आपको पता है कि किस प्रकार से कौन सा सुल्तान की किस प्रकार से वो नीचे जा रहा है, किस प्रकार से कौन सा सुल्तान ऊपर उठ रहा है, उसे पता था सब कुछ। ये एक्सपीरियंस होता है भाई, है ना। तो ये सब चीज़ें टाइम के साथ में आती हैं। चलिए और भी देखते हैं इनके बारे में भाई साहब। क्या होता है कि ग्वालियर में जब जीतता है, ग्वालियर के बाद इसे अपना गुलाम स्वीकार करता है। देन आपका चालीसा दल को बिल्कुल नस्ते नाबूद करता है। और रजिया के समय में इसे जो पद था इसके पास में, वो अमीर एक शिकारी का था। और बंगाल की राजधानी लखनौती को बलबन के समय जो विद्रोह हुआ था भाई साहब, विद्रोह का नगर कहा जाता था उस समय जो बंगाल की राजधानी लखनौती था। सॉरी। क्योंकि वहाँ पे आए दिन दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे वैसे विद्रोह होते रहते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चलती थी। और मेवाड़ियों का भी उसने बहुत ज़्यादा, जो आपके राजपूत हुए, मेवाड़ हुए, ये सारे सब के सब क्षेत्र जो भी पूरे पूरे सारे के सारे क्षेत्र थे, कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे। तो उन विरोधों को भी उसने अच्छे से टैकल किया और सबको दबाया भी, है ना। फिर देखेंगे भैया बलवन की उपलब्धियाँ क्या क्या थी, बिल्कुल देखेंगे। चलिए देखें। तो बलबन ने क्या किया भैया कि जो बलबन की केंद्रीय, पहले सबसे पहले उसने एक आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट किया। एक आर्मी को बिल्कुल, एक आर्मी के बिल्कुल द्वारा से उसने संरचना की, बिल्कुल एक नई आर्मी बनाई। ठीक है। उसके बाद उसमें हुआ क्या कि जो पूरे पूरे आर्मी बनाई उसे कहा जाता है भैया दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज इसमें लिखा है ना, हाँ लिखा है भाई, लिखा है इधर देखिए, दीवाने अर्ज कहा जाता है। और जो सीमा क्षेत्र में स्थित किलों पर जो भी उसका मतलब, जैसे आपकी सीमा होती है हमारी हमारी जैसे बाउंड्री पाकिस्तान के हमारे सामने, पाकिस्तान के हमारे हमारे साथ कौन सी बाउंड्री लगती है, उस बाउंड्री का नाम बताएंगे? रेड क्लिफ, है ना। तो उस बाउंड्री के पास में बिल्कुल किलों का उन्होंने पुनर्निर्माण करा दिया था। और वहाँ पे हर हर एक जगह पर आपके सिपाही तैनात कर दिए थे कि कोई भी बाहर का शासक यहाँ पे आक्रमण ना कर सके। इसीलिए उन्हें उसने पूरा पूरा फिर से पूरे किलों का निर्माण कराया। और अयोग्य और वृद्ध जो भी आपके सैनिक होते थे उनके लिए उसने पेंशन का बंदोबस्त किया। ठीक है। उससे पहले क्या होता था कि आप लोगों को एकता प्रथा के दौरान वो दिया जाता था। यानी कि एकता प्रथा किसने चालू की थी भाई साहब? स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इल्तुतमिश की लेक्चर में बताया था कि भाई साहब किसने शुरू की थी। बिल्कुल लिखिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में। वैसे कहीं ना जो समझदार होते हैं वो समझ भी गए होंगे आंसर का मैंने जवाब, क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है। ठीक। फिर भी आप लोग लिखिए कि किसने एकता प्रथा शुरू की थी। और एकता प्रथा क्या होती थी वो आप लोग बताओ, क्या होती थी वो मैं बता देता हूँ। वो होती थी ये कि उस समय आपको पैसे के रूप में आपको जमीन दी जाती थी। और पूरा पूरा झगड़ा ही जमीन का होता था उस समय। लेकिन उस समय क्या कि जमीन ही देते जा रहे हो, तो इसीलिए भाई झगड़ा बढ़ता गया। लेकिन उसने वो प्रथा को नष्ट कर दिया, बिल्कुल एकता प्रथा को खत्म कर दिया। और पेंशन की प्रथा लेकर आया भैया जी, कि हर कोई भी मतलब जो भी आपके अयोग्य और वृद्ध सैनिक हैं उनको पद मुक्त, मतलब जैसे रिटायरमेंट होता है उनको एक पेंशन दी जाएगी, वो योजना उसने चालू की। और अपने सैनिकों का वेतन जो है भैया नगद में भुगतान करना शुरू कर दिया था उसने, है ना। और भैया जैसे ही देखो सुल्तान बनते हैं, तो सुल्तान बनने का मतलब ये नहीं था वो कि केवल जैसे नसरुद्दीन हुआ, आपके अलाउद्दीन मसूद शाह हुआ, ऐसे ऐसे नहीं भाई। ये इसने बिल्कुल सुल्तान होने का बिल्कुल पूरा फायदा उठाया। उसने ये फील करा दिया था पूरी जनता को, पूरे जो भी आपके उसमें सरदार थे ना, तुर्क सरदार, उनको ये बता देता कि केवल और केवल वैल्यू होगी तो केवल सुल्तान की। क्योंकि भैया इसे क्या लेकर आ गया था नई चीज, सजदा और पाबोस का प्रचलन उसने बिल्कुल, सजदा और पाबोस का प्रचलन इसने शुरू कर दिया था। सजदा पावोस क्या होता है भैया कि भाई साहब पूछा जाता है, सभी लोग ध्यान रखना कि किसने चालू किया था, ये किसने स्टार्टिंग की थी सजदा और पावोस। सजदा होता है भाई साहब अपने सिर को सुल्तान के पैरों में झुका देना। और पावोस मतलब उसके पैरों को चूमना, यानी कि नीचे लेट कर उनके पैरों को चूमना ही आपका सजदा और पावोस कहलाता था। और जो नहीं करेगा उसकी गर्दन भैया उड़ा दी जाएगी। ये सीधा सीधा उसके ऑर्डर्स थे। ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि भाई साहब बिल्कुल जो सुल्तान होना चाहिए कुछ इस प्रकार का भी होना चाहिए। क्योंकि
आप दो तरीके से आप राज का चला सकते हो, या तो आप जनता को डरा कर चलाओ, जो जनता डरा कर चलाएगा भाई देखो चलेगा कम राज्य लेकिन सही चलेगा। दूसरा जो जनता के साथ में जो बोलते ना कि चाणक्य ने क्या बोला था कि राजा का हित जनता के हित में है, राजा का हित जनता के हित में है। यानी कि अगर जनता खुश है तो राजा खुश है, अगर जनता दुखी तो राजा को दुखी, है ना। तो ये जो भी है मतलब हर किसी किंगडम को चलाने की अपनी अलग अलग फिलोसॉफी होती हैं, ठीक है। और जो मोहम्मद सॉरी क्या बोल रहा हूँ गयासुद्दीन बलबन है, उसकी फिलोसॉफी किंगडम चलाने की अपनी अलग थी। वो डरा के जनता को चला रहा था, अच्छी बात है। यही दो तरीके होते हैं भाई साहब, आप किसी से भी चला लो, लेकिन जनता या तो दुखी रहती है या फिर खुशी रहती है। लेकिन जनता इसके में ना तो ज़्यादा खुशी थी ना ज़्यादा दुखी थी, सही थी, मतलब नॉर्मल रहती थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे वो कि जो कि मतलब इसने पूरा पूरा राज चला रहा था भाई साहब, वो बिल्कुल आपकी जो फारसी रीति रिवाज होते हैं उसके आधार पर अपना जो कि नवाज होता है नवरोज होते हैं, सॉरी नवरोज होते हैं, उसको मनाना शुरू कर दिया। उसके उत्सव के रूप में उसने बिल्कुल मनाना शुरू कर दिया, जैसे अपनी फारसी रीति रिवाजों के आधार पर अपना जो भी नवरोज के उत्सव होते हैं उसने उसे मनाना शुरू कर दिया। और अपने विरोधियों के प्रति भैया पूछा जाता है कठोर लोह और रक्त की नीति अपनाई, है ना, आयरन एंड ब्लड पूछा जाता है भैया। देखो लोह और रक्त, या तो भाई साहब उसे कैसे भी साम दाम दंड भेद कैसे भी उसको हराया जा सके, हरा दो, चाहे उसका गला काटना पड़े तो काटो, कुछ भी करना पड़े, हमें केवल अपना दुश्मन जिंदा नहीं चाहिए। और ये पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में भैया कि लोह और रक्त की नीति भैया किसने चलाई थी, तो आप बोलोगे भैया गयासुद्दीन बलबन ने चलाई थी। अच्छी बात है सर, चलाई। चलिए आगे देखें भैया कि उसने कहा कि जो राजा होता है भाई, देखो जब उसने सजदा पावर चलाया तो उसने तभी बोल दिया था कि जो राजा होता है भैया वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, जिसे हम लोग उस समय बोलते थे सुल्तान जिल्ले इलाही, है ना। यानी कि जो सुल्तान है तुम्हारा वही तुम्हारा भगवान है, तो वही तुम्हारा सब कुछ है। अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो भगवान तुम्हारा गला काट देगा। ये सब था उस समय। और ये भी था कि जो उसने उच्च कुल और निम्न कुल जो होते हैं भैया उनके व्यक्तियों के बीच में बिल्कुल अंतर कर दिया था। जो कि उच्च कुल के होते थे, जो बड़े कुल के होते थे, उन्हें अलग रखता था, जो निम्न छोटे कुल के होते थे उन्हें भैया अलग कर दिया था। उन दोनों में उसने अंतर कर दिया था। और अपने दरबार को ईरानी परंपरा के आधार पर भैया सजाया था उसने, उसी ईरानी परंपरा के आधार पर चलाया था भाई, बिल्कुल उसी तरीके से चलाता था जिस प्रकार से ईरानी परंपरा में चलता था भाई साहब, है ना। चलिए, और अपना जो शासन था उसको चलाने के जो नियम बनाए थे इसने भैया, वो जो कुरान में लिखे हैं ना, बिल्कुल वही कुरान नियम इसने चलाए। और सिक्कों पर खलीफा का नाम इसने लिखवाया था। और उसे भैया खुतबे भी पढ़वाए उसने, खुतबे मतलब उसके जो बारे में मतलब जो बड़ी अच्छी अच्छी जो बातें होती है केवल वही पढ़वाई, बाकी सब तो नहीं पढ़वाया इसने, क्योंकि भैया ज़्यादा कुछ बताओगे तो भैया बहुत कुछ हो जाएगा उसके बारे में, है ना। तो इसलिए उसने केवल सही सही बातें ही लिखवाई और वही चीज़ें होती हैं भैया, है ना। हाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुरान के नियमों का जो लिखा है इसमें केवल वो इम्पोर्टेंट है भैया, ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। और उसके बाद भैया देखो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था भैया, है ना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। उसके साथ साथ क्या होता है कि देखो सबसे बड़ी चीज़ इसने बंद कर दी थी जो शराब थी आपकी, खुद ने तो छोड़ी दी सुल्तान बनने के बाद। और जो जनता वगैरह में ज़्यादा शोर शराब शराब और भोग विलास जो आपके होते हैं, लड़कियों के साथ कामुक होना, कामुक तो लड़कियों के साथ में ही होंगे, अच्छी बात है ना। ये सारे विचार जो थे भैया एक राज्य को चलाने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, उसने ये सब बिल्कुल बंद कर दिया। और भाई साहब किसी के साथ कोई मजाक नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल सीरियसनेस रहती थी। हर कोई इससे बात करने से डरता था कि अगर हमने कहीं से ये चीज़ बोल दी तो भैया कहीं गला ना कटवा दे। ये सब चीज़ें रहती थी उस समय। आगे भैया जैसे ही भाई न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी इसके यहाँ पे, है ना। जो भी आप लोग अगर कोई भी जाता था न्याय के लिए तो उसको साथ में जो भी होता मतलब
पूरा पूरा उसका, अगर किसी ने गुनाह किया है, उसके साथ में कुछ गलत किया है, तो भैया उसको तुरंत फांसी दी जाती थी। और अगर किसी ने इसके साथ में कुछ भी गलत किया होता था, उसको मतलब उसी तरीके से उसका तुरंत ऑन द स्पॉट उसका न्याय होता था भैया, उसको तुरंत ही सजा दी जाती थी, कोई भी देरी वगैरह नहीं की जाती, और उसको साथ में मुआवजा भी दिया जाता था भैया, जिससे उसका जो भी नुकसान हुआ हो वो सब चीज़ें वो देता था भाई साहब, बिल्कुल। उसके बाद भैया सबसे बड़ी चीज़ इसने की थी, ये जो स्पाई सिस्टम है इसने बिल्कुल लगा रखा था। अगर किसी राजा को अपना राज्य सही से चलाना है तो उसे गुप्तचर छोड़ने पड़ेंगे, जिस प्रकार से आपके रामायण में भी हुआ था भाई साहब, आप लोग देख सकते हो। जिस प्रकार बाद में हुआ था ना, जब वो वहाँ से कहाँ से रावण, हाँ, सीता को वापस लेकर आए थे, उसके बाद जो भी हुआ था उनके बीच में, लेकिन जनता ने उनके बारे में, जो सीता के बारे में बहुत ज़्यादा अपवचन किए कहे थे, तो उनको जानने के लिए राम खुद भी एक गुप्तचर बन के गए थे। उनके बाद आप लोग देख सकते हो कि अशोक महाराजा अशोक, सॉरी, उन्होंने भी भाई साहब गुप्तचर प्रणाली स्टार्ट की थी। और भैया देखो, एक राजा को, हमारे राजा को गुप्तचर नहीं बनाए तो भैया उसको पता नहीं चलता कि कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन गुप्तचर बनाने के बाद आपको ये जरूर पता चल जाता था कि अगर आपके साथ में कोई गलत भी सोच रहा है तो एक सिविल ड्रेस में जाते हैं और सब, क्योंकि देखो गुप्तचर क्या होता है, बिल्कुल एक सिविल ड्रेस में जाते हैं और हर एक आम आदमी के साथ में घुल मिल कर रहते हैं, और हर आदमी की एक अंदर वाली बात को जान लेते हैं कि कौन राजा के बारे में, सुल्तान के बारे में कैसा सोच रहा है। और जो गलत सोचता था भैया, जिसके वो पता चलता था कि भाई साहब इससे सुल्तान के बारे में इसके आइडियाज़, जो आपके विचार हैं कुछ ज़्यादा सही नहीं है, तो भैया तुरंत इसको ख़त्म कर दिया जाता था। ठीक है, राजा को पहले बताया, सुल्तान को बताया जाता था, देन उसको ख़त्म कर दिया जाता था, ऐसा था। और उसका भाई साहब जो देहांत होता है वो जब आपका बंगाल में उस समय जब विद्रोह चल रहा था आपका 1279 में, तो उसके बड़े बेटे का उसमें वहाँ पर देहांत हो जाता है, मर जाता है वो, उस युद्ध में मारा जाता है मसूद। तो देखो किसी के सामने दिखाया जरूर नहीं था इसने, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा दुखी भी रहता था भाई साहब ये, है ना। तो उसकी याद में भाई साहब चल बसे, उसके सदमा को ये झेल नहीं सके और चल बसे। तो ये था भाई इनके बारे में सब कुछ। जिन्होंने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं ले रखा है भाई, स्क्रीनशॉट लो, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो भैया, है ना। हाँ, इसको भी क्लियर करता हूँ मैं, ये भी क्लियर है। चलिए, चलो। अब जो भाई साहब लास्ट रूलर हैं आपके, या तो बोला जाता है कि कैकुबाद है, लेकिन अगर कैकुबाद आपके एग्जाम्स में या ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप लोग लिखोगे क्या भैया, शमसुद्दीन क्यूमर्स, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में आपके सीधा सीधा कहा जाता है कि पूरा जो 1287 से लेकर 1290 तक आपके कैकुबाद रहते हैं, लेकिन कई कई जगह पर आपका ये भी आता है कि शमसुद्दीन क्यूमर्स भी रहे थे, क्योंकि इनके बड़े बेटे के बेटे थे भाई ये, है ना। तो ये भी माना जाता है कि ये भी रहे थे बाद में। तो हो सकता है कि कहीं कहीं पे ये भी आपको मिल जाए कि शमसुद्दीन क्यूमर्स था, और अगर दोनों मिलते हैं तब आप लोग डेफिनेटली आप लोग शमसुद्दीन क्यूमर्स के साथ में जाओगे, लेकिन दोनों में से एक ही मिलता है तो आप लोग देख लेना, जो भी मिले उसको टिक कर देना, वो आपके हाथ में। और अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है भैया चैनल को, भाई साहब किस चीज़ की देरी कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। और कल हम बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में भैया, बिल्कुल, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी पढ़ेंगे भैया, कल ही पढ़ेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर्स आएंगे कल ही आपके। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि 1290 से लेकर 1296 तक रहे थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की भैया एंट्री होती है 1296 से लेकर 1316। उसके बाद लास्ट ही होगा आपका ये, है ना। कल ही आपकी शायद अलाउद्दीन जो खिलजी डायनेस्टी उसका निपटारा कर देंगे हम। ठीक है, और भाई अभी तक जिसने भाई देखो जो लिखा है सही लिखा है, support freedom is for 9 and YouTube channel friends and also who have not subscribe yet please subscribe it यार, 2 सेकंड का समय लगता है, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्किल में भैया शेयर करो। आपके लिए यार हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा काम कर सकते हो यार, कितना टाइम लगता है, करो फटाफट। चलो मिलते हैं, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज भानु प्रताप सिंह और फ्रीडम फॉर 9 साइनिंग ऑफ। थैंक यू।